हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है और इसको तैयार कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है लेखांकन समीकरण। तो अकाउंटिंग के बारे में हम सब पहले से जानते हैं, लेखांकन बहुत बार हम सुन चुके हैं और समझ भी चुके हैं। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन आपने 10th में मैथ में पढ़ा होगा। इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक तरीका है, गणितीय तरीका, जो हमको ये बताता है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है। इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय तरीका है किस चीज को एक्सप्रेस करने का, यही कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर पक्षों के नाम दिए हुए हैं, एक पक्ष को एसेट बोलते हैं और दूसरे पक्ष को लायबिलिटी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमको यही बताता है कि ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर होंगे, चाहे कुछ भी हो। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये है आपका definition. Accounting equation is a mathematical expression which shows that assets and liabilities of a firm are equal. तो लेखांकन समीकरण एक गणितीय तरीका है जो बताता है कि किसी फर्म के संपत्ति एवं दायित्व बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं। क्या ये? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, गणितीय तरीका है, मतलब गणित से निकला हुआ है, गणित का एक टेक्निक है, ठीक है। विच शोज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर जो पक्षों के नाम हैं उनको हम एसेट्स और लायबिलिटीज बोलते हैं। तो इसीलिए पक्ष नहीं लिखा हुआ, साइड नहीं लिखा हुआ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है। किसके? किसी भी फर्म के, कोई भी बिजनेस हो, फर्म हो, उनके होते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का परिभाषा, डिफिनीशन। अब इसके बाद बात आती है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपने इससे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो आपको पता होगा कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दोहरे पक्ष की अवधारणा। अब दोहरे पक्ष की अवधारणा क्या है? तो इस अवधारणा के अनुसार अकाउंटिंग में हमेशा हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और जितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उनका इन दोनों पे सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर एक पक्ष पे कोई प्रभाव पड़ता है तो वही प्रभाव दूसरे पक्ष पे भी पड़ेगा। अगर एक पक्ष बढ़ रहा है तो दूसरा पक्ष भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डेबिट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट भी हमारा बढ़ेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप गए माल खरीदा, गुड्स परचेज किए, अब माल खरीदा तो आपके पास तो सामान आ गया, तो आपने जितने का सामान खरीदा उतना ही पैसा दिया है या फिर कभी आगे दे देंगे, ठीक है। तो सामान आया, अगर मान लीजिए 10,000 का, तो 10,000 आपने दे दिया, तो एक तरफ 10,000 से सामान बढ़ जाएगा, तो एक तरफ से कैश मेरा चला गया। तो वही चीज़ है कि डेबिट में अगर 10,000 का इफेक्ट पड़ रहा है तो क्रेडिट में भी 10,000 का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमेशा दोनों पर सेम इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को दिखाते कैसे हैं? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है,
एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। अब एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज तो लिख लिया, इसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। कैपिटल बराबर भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल बराबर हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। उसी तरह लायबिलिटीज बराबर भी लिख सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये वाला जो फॉर्मूला है आपका पहला फॉर्मूला वो यूज होता है। ठीक है, ये दोनों जब आपको क्वेश्चन में कहे रहेंगे यूज़ करने के लिए तो आप करेंगे, नहीं तो आप हमेशा पहला फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं और यही आपके इक्वेशन को ढंग से दिखाता भी है। ठीक है, अब एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले अब ये जब आपने वर्ड सुने एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज़, तो अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अकाउंट को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज, तीसरा है इनकम, चौथा है एक्सपेंसेज और पांचवा है कैपिटल। ये 5 हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेज और कैपिटल। एसेट्स का मतलब हमारा कोई भी प्रॉपर्टी, संपत्ति, कोई भी सामान जो बिजनेस में यूज़ होता है उसको हम संपत्ति बोल देते हैं। ठीक है, चाहे आपका स्टॉक हो गया, यानी कि जो माल बचा हुआ है मेरा वो, चाहे अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है उससे पैसे लेने हैं वो भी मेरा डेटर्स ही है, संपत्ति ही है। मेरे पास ज़मीन है, मकान है, मशीन है, फर्नीचर है, कुछ भी है तो वो सब संपत्ति में आ जाता है। ठीक है, दूसरा है लायबिलिटीज़, यानी कि अगर मुझे किसी को कोई पैसा देना है तो वो मेरे लिए लायबिलिटीज़ होता है। चुकाना है कोई भी पैसा, कभी किसी से मैंने उधार सामान खरीद लिया तो उसका पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा, किसी से उधार संपत्ति खरीद ली तो उसका पैसा मुझे चुकाना पड़ेगा, मैंने बैंक से लोन ले लिया तो वो भी मेरे लिए दायित्व ही है। तो इस तरह की चीज़ें दायित्व में आती हैं। इनकम क्या है, तो बिजनेस में जो भी पैसा अर्न होता है, जो भी प्राप्त होता है वो हमारे लिए इनकम हो जाता है। ठीक है, अब जनरली ऐसे प्राप्ति को इनकम नहीं कहते हैं जो किसी एसेट्स को बेच के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इनकम में वो चीज़ें आती हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे बिज़नेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे बिज़नेस का मेन काम है, तो उनको हम इनकम बोलते हैं। एक्सपेंसेज, कहीं पे भी कोई भी पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं जिससे हमको वापस नहीं मिलने वाला है तो उसको हम एक्सपेंसेज बोलते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम पैसा बैंक में जमा करते हैं वो भी तो हमारा खर्चा हो गया। नहीं, पैसा गया है यहाँ पर लेकिन वो पैसा वापस आ जाएगा, तो इसको खर्चा नहीं बोलते, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट में चला जाएगा। हम यहाँ पर एक्सपेंसेज की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेज का मतलब होता है कि आपने कोई पैसा किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए खर्च किया है जो आपको पैसे के रूप में वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसको एक्सपेंसेज बोलते हैं। कैपिटल, बिजनेस में मालिक जब पैसा लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका इफेक्ट इन्हीं चीज़ों पे पड़ता है, इसके अलावा कोई भी अकाउंट्स नहीं आते हैं, किसी भी अकाउंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कैटेगरी है, आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए वो इन्हीं 5 में से किसी एक का हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 का यूज़ किया है, ऐसे यहाँ पे 5 है। तो इनकम और एक्सपेंसेस जो होता है वो प्रॉफिट और लॉस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। और लाभ हानि बिजनेस में हमेशा मालिक का होता है, जो ओनर होता है उसका होता है। तो ओनर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। तो कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी लाभ या हानि होंगे वो भी कैपिटल में ही जोड़े या घटाए जाएंगे। तो ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का डेफिनेशन, और उसके बारे में जो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो।
ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। इसको समझा भी दिया मैंने कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं। तो बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी लेन देन होगा, तो उसमें सिचुएशन हमेशा यही रहेगा, सेम रहेगा। एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटीज़ के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन पे सेम इफेक्ट होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो हमेशा बराबर, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर ले। आप अगर माल खरीदते हैं तो माल आएगा, यानी गुड्स आएगा और कैश जाएगा, तो एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट घट गया। लायबिलिटीज और कैपिटल सेम रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो एक एसेट अगर 5,000 से बढ़ा है तो दूसरा एसेट हमारा 5,000 से घट गया। तो एसेट साइड हमेशा बराबर है किसके, कैपिटल और लायबिलिटीज के। तो ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि जो इफेक्ट है वो हमेशा सेम होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के पर्पज से ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा गया है। तो ट्रांजैक्शंस जो हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो दो हैं। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू अकाउंट्स। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका प्रभाव केवल दो खातों पे पड़ता है, केवल दो खातों पे पड़ता है, और ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट मोर देन टू अकाउंट से पड़ता है, यानी कि दो अकाउंट से ज़्यादा, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो पहला है कि सिर्फ दो पे पड़ता है और दूसरा है मोर देन टू अकाउंट्स। अब जो ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू अकाउंट्स है, इसमें भी कुछ कैटेगरी बटे हुए हैं, जो वर्गीकरण है। इसमें पहला है कि एक तरफ हमारा एसेट्स बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ गया। एक तरफ हमारा एसेट्स बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। उसी तरह decrease in assets and decrease in liabilities। Next, increase in one assets and decrease in another, ठीक है। उसी तरह है इंक्रीज इन वन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन अनदर। तो यहां पर जहां जहां मैंने लायबिलिटी लिखा है, आप इसको सिर्फ लायबिलिटी मान के मत चलिए, इसको आप लायबिलिटी और कैपिटल, जहां भी लायबिलिटी लिखा है, जैसे यहां पर है तो इसका मतलब वही हुआ कि यहां पर भी लायबिलिटी है, तो इन सब का मतलब वही है कि लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों, ठीक है। तो इसको लेके चलना है आपको। अब इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब क्या है, एक तरफ हमारा एसेट बढ़ रहा है और एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रहा है। ये कब होगा, तो जब बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं, उस सिचुएशन में ये हो सकता है। जैसे बिजनेस में पैसा लगाया तो एक तरफ तो हमारा कैपिटल बढ़ा, क्योंकि मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ गया, और दूसरा उसने कैपिटल लगाया तो बिजनेस में कैश भी आया है, इस वजह से कैश भी बढ़ गया। तो एक तरफ इसमें कैश बढ़ रहा है जो कि एसेट्स है, तो एक कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया, और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। कौन सा ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस में पैसा लगाया। आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि उधार माल खरीदा। अगर आप उधार माल खरीदते हैं या उधार मशीन खरीदते हैं तो आपके बिजनेस में गुड्स आएंगे, मशीन आएंगे या फर्नीचर आएंगे, और दूसरी तरफ आपने उधार खरीदा है, अभी पैसा नहीं दिया है, तो भविष्य में पैसा चुकाना पड़ेगा आपको। तो उस सिचुएशन में आपको
लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा ट्रांजैक्शन डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो अभी मैंने बोला कि बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारा संपत्ति बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। दूसरी तरफ वही तो हो सकता है कि मालिक बिजनेस से पैसा निकाल कर ले जाए तो हमारा कैश घट जाएगा। अगर पैसा ले जाए तो कैश घटेगा, अगर स्टॉक ले जाए तो माल भी तो ले जा सकता है तो स्टॉक घटेगा। तो दोनों सिचुएशन में घट संपत्ति ही रहा है, तो निकाल के ले गया मालिक तो स्टॉक या कैश घट गया, और दूसरी तरफ मालिक पैसे निकाल के ले गया है इसलिए उसके कैपिटल में भी कमी आएगी तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। ठीक, तो इस ट्रांजैक्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि लोन चुका दिया या क्रेडिटर्स को पे कर दिया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसमें है इसका एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं लिख पाया मैं तो एग्जाम्पल ऊपर लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और दूसरा एग्जाम्पल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया उसका। इसमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स है तो एक तरफ हमारा कैश घट जाएगा और दूसरी तरफ हमारा क्रेडिटर घट जाएगा। ठीक है, उसी तरह इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर। अब अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो हम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा नकद। इसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा है मैंने। ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अभी हम उतना नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ एक दो एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। तो माल खरीदा है तो गुड्स जो कि एसेट्स हैं वो बढ़ जाएगा हमारा, और दूसरी तरफ हमारा कैश घट जाएगा। तो इफेक्ट सेम रहेगा, गुड्स बढ़ा कैश घट गया। इसमें क्या हुआ, कैश घटा और एक तरफ क्रेडिटर घट गया तो एसेट घटा लायबिलिटी घटा, सेम। उसी तरह इसमें कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा, दोनों तरफ सेम इफेक्ट सेम रह जाएगा। तो हमेशा बराबर ही होंगे। इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर, जैसे एक बैंक से लोन लिया और दूसरे बैंक को चुका दिया, ये भी हो सकता है, या बैंक से लोन लेके क्रेडिटर को चुका दिया, ये भी हो सकता है, या मालिक ने अपने पर्सनल फंड से व्यवसाय का दायित्व चुका दिया, यानी कि बिजनेस का जो लायबिलिटी है वो चुका दिया। किसने, मालिक ने अपने पर्सनल फंड से, बिजनेस से पैसा नहीं गया है उसने अपने, तो उसका एक तरह से कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि बिजनेस में उसने पैसा लगा दिया, भले ही बिजनेस में नहीं लगा लेकिन बिजनेस के लिए लगा दिया, तो बिजनेस में उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एक लायबिलिटी एक साइड में बढ़ गया, और जब हम लायबिलिटी चुका रहे हैं तो दूसरा लायबिलिटी हमारा घट गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसका एक उदाहरण होता है कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटी इनटू कैपिटल। मतलब क्या हुआ कि हमने दायित्व को पूंजी बना दिया। जैसे हो सकता है कि बिजनेस में हमने किसी से लोन ले रखा हो, किसी से पैसा उधार ले रखा हो और उसको बिजनेस में पार्टनर बना दिया, तो पहले उसका पैसा जो मेरे यहाँ बकाया था वो लायबिलिटी था, और अब मैंने उसको पार्टनर बना दिया तो वो पैसा कैपिटल बन गया। ऐसा ही होता है कंपनी के केस में, जो हम आगे पढ़ेंगे कि जो दायित्व होते हैं उनको कंपनी में हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक है, शेयर दे दिया जाता है, तो वो कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटी इनटू कैपिटल हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक जगह से लोन लेके दूसरे को चुका दिया। तो इसमें क्या हुआ, एक तरफ हमारा कैपिटल बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी घट गया। तो ये हैं आपके ट्रांजैक्शंस। अब इसके बाद दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन का जो दूसरा टाइप है, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 अकाउंट्स। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो 2 से अधिक खातों को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई माल बेचा, ठीक है, उसके बदले में पैसा आया और उस पर हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, हमने मशीन बेच दिया, 10,000 का मशीन 12,000 में बेच दिया, तो इसमें मशीन पे भी 10,000 का इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे 12,000 का इफेक्ट पड़ेगा, और 2,000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 अकाउंट्स का हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसी
तरह से आपको क्वेश्चन भी आएंगे। आपको या तो ट्रांजैक्शन दिया रहेगा और आपको लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा, या आपसे पूछेगा ये कि एक संपत्ति में वृद्धि हो रहा है और दूसरे संपत्ति में कमी हो रहा है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए। ये है आपका क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, परचेज्ड फर्नीचर 3,000, सैलरी पेड 2,000 और ये सोल्ड फर्नीचर फॉर 2,000 है, कॉस्ट 1,500 है। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बनाने के लिए आपको कहेगा तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो सबसे पहले तो ऊपर आपको ऐसे फॉर्मूला जो है हमारा वो लिख लेना है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, और इसके बाद ट्रांजैक्शन में जो जो आइटम, एसेट साइड में कैश आ रहा है और लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ रहा है पहले ट्रांजैक्शन में। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो 50,000 का आपका कैश है और 50,000 का ही आपका कैपिटल है। दूसरे ट्रांजैक्शन में है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। ठीक है, माल खरीदा 30,000 का, उधार खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स आ गया और उधार खरीदा है तो यहाँ पर क्रेडिटर्स आ गया। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, कितने का खरीदा 30,000 का, तो 30,000 का गुड्स आ गया और 30,000 का इधर क्रेडिटर्स आ गया। तो ये हो गया आपका 30,000 प्लस 50,000 और ये हो गया आपका 50,000 प्लस 30,000, तो बराबर है, देख रहे हैं आप, इधर भी 80,000 इधर भी 80,000, पहले भी बराबर था। आगे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, माल बेचा है 10,000 का, तो 10,000 गुड्स में से घटा देंगे और 10,000 कैश में से ऐड कर देंगे, कैश में इसमें से घटा देंगे। तो ये हो गया आपका 20,000 और ये हो गया आपका 60,000। तो अभी भी आपका बराबर है 50,000 प्लस 30,000, 80,000 इधर हो गए और 80,000 इधर हो गए। इसके बाद कह रहा है परचेज फर्नीचर 3,000 का, तो 3,000 का फर्नीचर हो गया, तो ऊपर एक फर्नीचर आपका ऐड हो जाएगा प्लस 3,000, और नकद खरीदा है तो कैश में से 3,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 3,000 का इधर प्लस 20,000 प्लस 57,000। तो अभी भी आपका दोनों पक्ष बराबर है, तो ये हमेशा बराबर रहेगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्नीचर। अब सैलरी पेड, खर्चा चुकाया, तो इसी को मैं इधर लिख लेता हूँ, 3,000 प्लस 20,000 प्लस 57,000 और इधर हो गया 50,000 प्लस 30,000। अब सैलरी पे किया है तो सैलरी खर्चा है, तो खर्चा हमारा यहाँ से 2,000 का घट जाएगा। ठीक है, और यही पैसा कैपिटल में से घट जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैपिटल में से क्यों घटाया है हमने, तो कैपिटल में से इसलिए घटाया है क्योंकि सैलरी खर्चा है, खर्चा हमारे प्रॉफिट को कम करता है या कह सकते हैं हानि को बढ़ाता है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों मालिक के होते हैं, इसीलिए हमने कैपिटल में से घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 3,000 प्लस 20,000 प्लस 55,000 और इधर हो गया 48,000 प्लस 30,000। अब यहाँ पे है सोल्ड फर्नीचर फॉर 2,000, कॉस्ट 1,500 है, तो फर्नीचर हमने 1,500 का बेचा है, कॉस्ट 1,500 है और लेकिन बेचा है 2,000 में। ठीक है, 1,500 का बेचा लेकिन बेचा 2,000 में, 500 का प्रॉफिट हो गया, तो ये कैपिटल में चला गया। ठीक है, तो आपका इधर हो जाएगा 48,500 और प्लस 30,000,
ये लायबिलिटी साइड में हो गया, और इधर 1500 का फर्नीचर बेचा है तो 1500 का फर्नीचर बच जाएगा, 20,000 का हमारा गुड्स है, और इधर 57,000 हो गया टोटल, 78,500 तो 78,500 टोटल हमारा आ गया। तो आप देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है, तो इसमें एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला जो था इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी वो कंप्लीट हो गया। हमारा दूसरा है कि हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो एक तरफ हमारा एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, यानी कि एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है। तीसरे सिचुएशन में सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घट गया, कैश बढ़ रहा है और गुड्स घट रहा है, तो एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट्स घट गया, तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरे में है परचेज्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर में है एक एसेट फिर से बढ़ा और दूसरा एसेट्स घट गया, ठीक है। सैलरी पेड में क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा एक एसेट घट गया और दूसरा लायबिलिटी साइड हमारा घट गया, ठीक है, सैलरी पेड में। तीसरा जो है ये जो लास्ट वाला है सोल्ड फर्नीचर फॉर 2000, इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 अकाउंट्स है। मैंने बोला था कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो 2 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स को प्रभावित करेंगे, यानी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसमें 3 को प्रभावित कर रहा है। ये फर्नीचर को प्रभावित कर रहा है, ये कैश को प्रभावित कर रहा है और ये कैपिटल को प्रभावित कर रहा है, तो मोर देन 2 अकाउंट्स हो गए, तो ये उसका एग्जाम्पल था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी विशेष प्रकार के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप YouTube में कमेंट कीजिए, आप Facebook पे, Instagram पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछे, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की मदद हो सके। धन्यवाद।